वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे जीएफसी और सीएफसी की। आखिर क्या है ये जीएफसी और सीएफसी? यहाँ पर हम बात करेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस में क्या डिफरेंस है, कैसे इसको अलग अलग तरीके से देखा जाना चाहिए और इसके सॉल्यूशन को ढूंढा जाना चाहिए। इसके पहले आपको बताते हैं कि आज 16 में के डिस्कशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें पता चलने वाले हैं। इस डिस्कशन के अंत तक आपको बने रहना है अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं और आर्टिकल में क्या कुछ लिखा गया है, क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं आंसर राइटिंग के लिए। अगर आप उसको लिखना चाहते हैं बेहतर तरीके से तो आपका इस डिस्कशन में अंत तक बने रहना बहुत ज़रूरी होगा। तो स्टार्ट करते हैं सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस टॉपिक से। आखिर ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो अदर फैक्ट्स हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब हम सब प्राइम मेल्ट डाउन की बात करेंगे, ये टर्म आपको आर्टिकल में मिलने वाला है, तो इससे आप सीधा चले जाएंगे 2008 के रिसेशन के समय में, जब ग्लोबल रिसेशन आया था। उस समय में क्या हुआ था, जो हाई रिस्क मॉर्गेज हैं, यानी कि जो लोन, जो ऋण दिए जा रहे थे, वो कम इंटरेस्ट, लो इंटरेस्ट रेट पर लोगों को ऋण दिए जाने लग गए थे। हाउसिंग लोन्स दिए जा रहे थे क्योंकि उस समय में रियल सेक्टर जो था वो बूम पर था और लगातार लोगों को लोन दिया जाने लग गया। और अचानक से जो बबल था रियल स्टेट के आगे बढ़ने का, वो बर्स्ट हो गया और ये पूरा का पूरा सेक्टर नीचे चला गया और वो लेकर के आता है एक बहुत बड़ी सी क्राइसिस जो कि ग्रेट रिसेशन के नाम से भी जाना गया। ठीक है, तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं अगले आर्टिकल में। इसके पहले कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। असेंशियल कमोडिटी एक्ट, जिस पर आपको एक आर्टिकल मिलने वाला है। इकोनॉमिक सर्वे में भी इसको बहुत डिटेल से इस पर चर्चा हुई है, तो क्वेश्चंस यहाँ से बनने के पूरे आसार हैं। क्या है ये, इसमें क्या बदलाव अभी लाया जा रहा है, इसको हम देखेंगे। इसके पहले बेसिक फैक्ट्स जान लेते हैं। 1955 में इस एक्ट को लाया जाता है। नाम है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल मतलब जो बहुत ज़रूरी की चीज़ें होती हैं, बहुत एसेंशियल, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स, ये सारी एसेंशियल चीज़ें होती हैं। अब ये एक्ट जो है ये क्या कहता है, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली, इसके मुताबिक ये रेगुलेट करता है किन चीज़ों को, प्रोडक्शन को, सप्लाई को और डिस्ट्रीब्यूशन को। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेम स्टेटमेंट आपको लिखे हुए आ जाएंगे, वहाँ पर होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं रेगुलेट करता है या सप्लाई को नहीं रेगुलेट करना है, तो आप वहाँ पर उसको गेस कर लेंगे कि ऐसा नहीं है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ये हर चीज़ को रेगुलेट करता है, कमोडिटी के प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन तक को। ठीक है, तो 1955 का एक्ट बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है एक बार ये देख लेंगे आप। ड्रग्स यानी कि दवाइयाँ, फर्टिलाइजर्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स, पेट्रोलियम और जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके, उसको इंक्लूड किया जाता है इसमें। एंड सेंटर कैन इंक्लूड न्यू कमोडिटी। सेंटर के पास ये पावर है कि वो नए कमोडिटी को इसमें ऐड कर सकता है जो लगता है कि उनको ज़रूरी है और ये असेंशियल है। ठीक है, इस पर हम बात करने वाले हैं कि आखिर अभी क्या बदलाव किया गया है और वो बदलाव आपका जानना बहुत ज़रूरी है कि उसके क्या प्रॉस एंड कॉन्स आगे हो सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे ई नैम। ये सारे टॉपिक्स तो आपने कई बार पढ़ा हुआ है, बस इसको हम रिविजन कर रहे हैं ताकि हमें याद आ जाए और कनेक्टिविटी में हमें मदद मिल जाए। 2016 में इसको लॉन्च किया जाता है, ई नैम को, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल की तरह। ठीक है, एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पोर्टल है, नाम क्या है, ई नैम। और इसको लिंक किया जाता है एपीएमसी से, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ हैं, वहाँ से इसको लिंक किया जाता है ताकि फार्मर्स के लिए सुविधाजनक चीज़ों को बनाया जा सके। जो सामान किस दाम पर बिक रहा है, इन चीज़ों का उनको इस पोर्टल पर ही पता चल जाए। और ये जो ई नैम पोर्टल है ये अभी 585 मंडीज़ में ऑलरेडी रन हो रहा है। आगे हमारे बहुत बड़े एक्सपेक्टेशन है कि हम पैन इंडिया इसको लॉन्च करेंगे जल्द ही और बाकी सारे मंडीज़ में भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाने लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या भी रिसेंट बदलाव किया गया है, तो 3 तरीके के नए इसमें फीचर्स को ऐड किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है इसको आपको डिटेल में और पढ़ना भी है। एक ओवरव्यू में यहाँ पर दे रही हूँ आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है 3 नए फीचर ई नैम के अंतर्गत इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, जो फार्मर्स को और ज़्यादा हेल्प करेगा। इसमें जो होलसेल मंडीज़ हैं वहाँ पर उनको फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑनलाइन ही इस पोर्टल के माध्यम से अपना जो ट्रेड है वो उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। और इसी में आता है इंटीग्रेटेड ऑफ निगोशिएबल वेयर हाउस सिस्टम, ENWR मॉड्यूल। इसको ई नैम के साथ ऐड करके जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको
WDRA में रखा जा सकता है, वहाँ पर रजिस्टर करवाया जा सकता है। इसके तहत कुछ नई मंडीज जो है, नए वेयर हाउसेज जो हैं, उसको भी डिक्लेयर किए गए हैं डीम्ड मार्केट की तरह। ठीक है, तो इस पर डिटेल एक बार देखना पड़ेगा आपको। प्रीलिम्स के लिए एक ओवरव्यू यहाँ पर मैंने आपको दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या टॉपिक है, हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की। ये बहुत ज़रूरी है इसको जानना, ये क्या है। इसमें 20,000 करोड़ रुपए अभी हाल ही में, कल की बात है ये, जब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इसमें 20,000 करोड़ रुपए देने वाले हैं इस योजना के तहत। नाम क्या है, मत्स्य संपदा योजना। समझ में आ गया होगा किसको प्रोटेक्ट करना है, फिशरीज़ को। जो मैरीन और इनलैंड फिशरीज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये अमाउंट रिलीज़ किया जा रहा है सेंटर के द्वारा। मतलब अभी जो सेंटर लेके आई है फंड, उस फंड में हर किसी को टारगेट किया जा रहा है, किसान से लेकर के फिशरीज़ और वहाँ से MSMEs, कॉरपोरेट सेक्टर्स, हर किसी को उसमें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। 11,000 करोड़ रुपए इसमें दिए जा रहे हैं इन एक्टिविटीज़ में, जो मैरीन और इनलैंड फिशरीज से जुड़े हुए होंगे और एक्वाकल्चर से होंगे। इसके अलावा जो 9,000 करोड़ रुपए हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट है, ये प्रीलिम्स का ध्यान रखना है इसको। अब आते हैं फिर से सभी टॉपिक्स पर। इसमें हमने क्या क्या देख लिया, सब प्राइम लेंडिंग क्राइसिस, इस पर बहुत डिटेल में अभी चर्चा करेंगे आगे आर्टिकल में। असेंशियल कमोडिटी एक्ट, APMC, ENAM और मत्स्य संपदा योजना। बच गया टेपरिंग और क्वांटिटेटिव ईजिंग, इस पर हमने डिस्कशन किया हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ ये क्या है। जब क्राइसिस आया था 2008 में, उसके बाद मार्केट को नॉर्मल करने के लिए उस समय में क्या हो गया था, डिमांड वगैरह सब कम हो गई थी, लोगों का जो ट्रस्ट है वो कम हो गया था बैंकिंग सिस्टम से। तो उसको फिर से वापस लाने के लिए, रिवाइव लाने के लिए और मार्केट में पैसे के इन्फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, लिक्विडिटी को रेज करने के लिए गवर्नमेंट, US में गवर्नमेंट क्वांटिटेटिव ईजिंग करती है। ठीक है, इसमें जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं उसको खरीदे जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और वहाँ पे अमाउंट को, पैसे को मार्केट में फ्लक्स किया जाता है। उसके ऑपोजिट टर्म होता है टेपरिंग, जो हमने पहले बात किया हुआ है कि जब मार्केट की स्थिति ठीक हो जाती है, लिक्विडिटी हो जाता है एक हद तक, तो फिर टेपरिंग किया जाता है, उसको फिर से रेगुलेट किया जाता है, बॉन्ड वगैरह को फिर से बेचा जाता है। तो ये जो टर्म है टेपरिंग, क्वांटिटेटिव ईजिंग, कई बार न्यूज़ में आ चुका है, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आर्टिकल की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। 3 क्वेश्चंस आज गिवन हैं। जिन्होंने क्वेश्चन लिख करके कल पोस्ट किया था, वो उनका जो एफर्ट था वो सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं। आप में से कोई लोग जो आंसर लिख करके उस तरीके से पोस्ट करना चाहते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। और एफर्ट बहुत अच्छा था, आपने जो आंसर लिखा था उसमें डेफिनेटली अच्छा एफर्ट था। आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि पहले तो डिफरेंस आप तब जान पाएंगे जब हमारा आर्टिकल ख़त्म होगा, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और अभी जो कोरोना की हम बात करेंगे उसके बाद। और इसमें एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, साथ में आपको लास्ट में इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। और देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि इट इज़ द एग्रीकल्चर इन इंडिया विच कैन हेल्प इन इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ इन इकोनॉमी। क्या भारत में कृषि ही है जो अर्थव्यवस्था की मांग को बढ़ाने में मदद कर सकती है? और ये स्टेटमेंट है, इसको आपको मूल्यांकन करना है, इवेलुएट करना है कि ये स्टेटमेंट आप कैसे सही मानते हैं और कितना हद तक आप इसको सही मानते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का पहला आर्टिकल है फ्रीइंग द फार्म। फ्रीइंग द फार्म में हम बात करने वाले हैं एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हम किस चीज़ का जिक्र किया गया है। सबसे पहले अभी कई सारे अनाउंसमेंट में जो तीसरा पैकेज अनाउंस किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, उसमें एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज़ हैं उसको टारगेट किया गया है। 2 सेट ऑफ मेजर्स लिए गए हैं। पहला क्या है, 10th स्टेप एम्ड एट बूस्टिंग क्रेडिट फ्लो, कि जो एग्री इकोसिस्टम है, एग्रीकल्चर है पूरा, जो एक्टिविटीज़ हैं इससे जुड़ी हुई, यहाँ पर क्रेडिट फ्लो बना रहे, इसके लिए एक तो ये इनका टारगेट है। दूसरा क्या है, सेकेंड इज दैट द गवर्नमेंट इंटेंशन टू अमेंड द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ताकि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की वजह से जो समस्याएं फार्मर को झेलनी पड़ रही हैं या जो प्राइवेट सेक्टर इसमें आना नहीं चाह रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को काउंटर किया जाए और यहाँ पर जो फार्मर हैं और साथ में जो बायर हैं उनके डीलिंग के तरीके को थोड़ा फैसिलिटेट किया जाए, अच्छा बनाया जाए। इसके लिए इस दोनों टर्म्स को टारगेट यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, तो आखिर क्या बदलाव है, क्या प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं, इस पर हम बात करते हैं। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के बारे में बता दिया आपको, 1955 में एक्ट आता है और इसमें कई सारी चीज़ों को जो एसेंशियल है उसको रेगुलेट किया जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है दैट इट इम्पोजेज रिस्ट्रिक्शन ऑन होर्डिंग ऑफ स्टॉक्स।
जो असेंशियल सामान हैं, अनियन, एडिबल ऑयल, इवन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगर उनका होर्डिंग होता है और उसके मान लीजिए कई बार दाम को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, इन्फ्लेशन क्रिएट किया जाता है उस चीज़ में, तो उसको ये इम्पोज करता है। इट इम्पोजेस द रिस्ट्रिक्शन ऑफ होर्डिंग ऑफ स्टॉक्स। और अब ये जो बात है, आपको लगेगा ये तो सही बात है, रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, होर्डिंग सही चीज़ नहीं है, लेकिन ये क्या करता है, दूसरी तरफ जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको डिसइंसेंटिवाइज करता है। अभी जो वायर हाउसिंग में या स्टोरेज में वो सामान खरीद करके रख सकते थे, वो उसको नहीं रख पाते हैं, नहीं तो उन पर कार्रवाई होने लग जाएगी इस एक्ट के माध्यम से। अब देखिए, आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की कोशिश कीजिए। हमने क्या डिस्कस किया था कि इस समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी बूम है, एक तरीके से देखा जाए तो। अभी तक उतना अच्छा ग्रोथ हम किसी और सेक्टर में नहीं देख रहे हैं। इवन ये क्राइसिस है कोरोना वायरस की, तब भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो प्रोड्यूस अभी तक हुए हैं और आगे का भी जो एक्सपेक्टेशन है, जो प्रिडिक्शन है, वो काफ़ी अच्छा है और एक होप दे रहा है एग्रीकल्चर हमें कि एग्रीकल्चर इस समय इस क्राइसिस को बचा सकता है। तो इस सेक्टर में और ऐसा क्या एफर्ट लाया जाए कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर की एंट्री हो और वो आगे चल करके हर एक तरीके से फार्मर को भी फ़ायदा पहुँचाए, सरकार को भी फ़ायदा पहुँचाए, और जो लोग हैं, जो कंज्यूमर हैं, उनका कोई नुकसान ना होने पाए। ठीक है, तो ये पूरा उद्देश्य है। और इसके लिए असेंशियल कमोडिटी एक्ट से जो फूड आइटम्स हैं उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अमेंडमेंट में क्या किया गया, क्या बदलाव है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि दे एक्सक्लूडिंग द फूड आइटम्स, सीरियल्स, एडिबल ऑयल, पर्ल्स, अनियन, पोटैटो, इनको एक्सक्लूड किया जा रहा है ताकि इसमें थोड़ी छूट मिल पाए, जो प्राइवेट प्लेयर हैं वो इसमें एंट्री ले पाएँ और जो डेवलपमेंटल वर्क है वो यहाँ पर हो पाए। इसके लिए बदलाव लाया जा रहा है। ठीक है, अब ये कैसे ये मूव लिया सेंटर ने, तो इनका कहना है कि पंजाब, मध्य प्रदेश में ऑलरेडी ये स्टेप लिया गया था, एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन किया गया था। क्योंकि अभी एक तो और दिक्कत क्या हो रही है, जो फार्मर्स हैं उनको मंडी में जाना पड़ रहा है, कंपलसरी होता है, क्योंकि जब तक वो मंडी में नहीं जाएंगे तब तक अपने प्रोड्यूस को बेच नहीं सकते। तो उससे उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है और जो एक कॉन्टैक्ट लेस हम सारी चीज़ें बनाना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। साथ में मंडी के ऊपर प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा है, तो पंजाब और मध्य प्रदेश ने पहले ही स्टेप लिया और वहाँ पर काफ़ी छूट दी गई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग काफ़ी छूट दी गई। फिर एपीएमसी से चीज़ों को रिलैक्स किया गया कि वो बेच सकते हैं डायरेक्ट भी, और इसी चीज़ को यहाँ पर सेंटर अडॉप्ट कर रही है और ये सारे बदलाव लेकर के आ रही है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द अमेंडमेंट? कई सारे, अभी अगर हम देखें रीसेंट बेनिफिट्स तो कई सारे हो सकते हैं। इसमें से दो बेनिफिट्स की हम बात करेंगे। दैट विल इनेबल फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस टू एनीवन। अब एक छूट मिलेगी फार्मर को कि वो अपने प्रोड्यूस को किसी को भी बेच सकता है। एंड प्रोवाइड ट्रेडर्स एंड ऑर्गेनाइज रिटेलर्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड स्टॉक फूड आइटम्स। अभी जो फूड आइटम्स हैं, जो लोग इनको खरीदेंगे, जो बायर हैं, वो इनका एक स्टॉक बना करके रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक तो फार्मर के पास इनकम बढ़ जाएगा क्योंकि वो अपने सामान को किसी भी एक व्यक्ति को ही बेच सकते हैं, या जो खरीदार है, जो बायर है, उनको भी समस्या नहीं है सामान को खरीदने में, बिकॉज वो उसका स्टॉक लगा के भी रख सकते हैं। ठीक है, ताकि वो बाद में उसका यूज़ करे। अब अगर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, इससे दाम बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आपको एक एंगल और सोचना है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ को हैंडल कर सकती होगी तभी वो बदलाव लेकर के आ रही है। अगर ये अभी फार्मर को देखते हुए यहाँ पर हेल्प किया जा रहा है, और अगर ऐसा होता है कि स्टॉक होल्डिंग ज़्यादा हो जाती है और आगे सामान को रिलीज़ नहीं होने दिया जाता है, प्याज वाली हालत होती है और दाम को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो गवर्नमेंट के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। वो अपना जो स्टॉक है उसको खोल सकती है लोगों के लिए, ताकि मार्केट में जो सप्लाई और डिमांड का पूरा सिस्टम है वो सही तरीके से बना रहे। तो ये वाला एंगल आपको सोच के रखना है कि गवर्नमेंट इसको हैंडल कर सकती है, तभी वो ये फैसिलिटेट कर रही है, ये बदलाव लेके आ रही है। साथ में फार्मर का काफ़ी फ़ायदा यहाँ पर देखा जा रहा है। और अगर ऐसा होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में उनको इनकम पहुँचता है, तो वहाँ से डिमांड जनरेट होना शुरू हो जाएगा और कई सारी प्रॉब्लम जो अभी इकोनॉमी में आ रही है वो हम यहाँ से काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इस अमेंडमेंट के, जिसको देखते हुए सरकार ने ये बदलाव आपके सामने पेश किया है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर, टू क्राइसिस एंड टू लेसन्स। नाउ इसमें दो एंगल पर बात करनी है हमें। पूरे आर्टिकल में कंपैरिजन है। ठीक है, किस तरीके का कंपैरिजन है? एक हम बात करेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की और एक हम बात करेंगे कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस की। तो आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, GFC एंड CFC। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
नाउ अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हैं तो क्या सिस्टम है, और अगर हम कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हैं तो क्या सिस्टम है। अभी प्रेजेंटली बात कीजिए तो रिसेशन है, और कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल लेवल पर एक रिसेशन है। ये क्यों आया है रिसेशन? बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, ग्रेट लॉकडाउन है, सारी चीज़ें बंद है, और पहली बार ऐसा हो रहा है जब आप देखें तो वर्ल्ड के हर एक जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं वो सब बंद हैं, और उसकी वजह से कई सारी इकोनॉमीज़ रिसेशन को फेस कर रही हैं, और कई सारे डाटा भी प्रिडिक्ट किए जा रहे हैं कि आगे इस लॉकडाउन के बाद सिचुएशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो अब कंपैरिजन करते हैं, ये 4 डिफरेंसेस को यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि कैसे डिफरेंस है, कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो 2008 में था वो अलग है, और जो CFC है वो अलग है। तो पहले ये ओरिजिनेशन की बात करते हैं कि इसका ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। जब हम GFC के ओरिजिनेट होने की बात करते हैं तो आपको पता है ये जो क्राइसिस आया था ये फाइनेंशियल सेक्टर से उभर करके आया था, और यहाँ पर जब लोगों के पास वेल्थ की कमी हो गई है ना, जो फाइनेंशियल मिलडाउन हो गया, डिमांड कोलैप्स होने लग गए, और तब ये सिचुएशन इमर्ज होती है और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। ओरिजिनेशन की बात करें तो US, आपको पता है वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। अब हम बात करते हैं जो कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस है उसके ओरिजिन की, ये कैसे ओरिजिनेट होता है, ये क्राइसिस कहाँ से आता है। तो ये किसी फाइनेंशियल सिस्टम से ओरिजिनेट होकर के नहीं आता है, बल्कि ये जो बाहर की इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ से आता है, दैट केम फ्रॉम द आउटसाइड द इकोनॉमिक सिस्टम। एंड इस पेंडेमिक की वजह से क्या होता है कि सब कुछ बंद करना पड़ा। इसका सेंटर जैसा कि आपको पता है चाइना से स्टार्ट होता है, और वहाँ से जाने के बाद सारे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर फैलता है। लॉकडाउन इम्पोज करना पड़ता है इस क्राइसिस की वजह से, एक बीमारी आती है इसकी वजह से लॉकडाउन करना पड़ता है, और उससे सारा सिस्टम गड़बड़ होता है, डिमांड कोलैप्स होते हैं, सारे लोगों का काम बंद हो जाता है, इनकम नहीं पहुंचता, और ये क्राइसिस इमर्ज होती है। ठीक है, तो ओरिजिनेशन इसका कुछ इस तरीके से है। अब दूसरा देखेंगे दैट रीस्टोरिंग फेथ इन द फाइनेंशियल सेक्टर। जब हम GFC की बात करते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों का जो फेथ है फाइनेंशियल सिस्टम से वो उठ गया था, और उसको रीस्टोर करना ज़रूरी था। तो अदर मीन्स से गवर्नमेंट अपनी तरफ से या बैंक अपनी तरफ से उस फेथ को रीस्टोर करने में कामयाब थी, और उसको किया जा सकता था। लेकिन जब हम बात कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस की करते हैं तो यहाँ पर सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे सेंटर के पास अलग अलग चैलेंजेस हैं। चैलेंज यहाँ पर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ बाद में आता है, पहले हेल्थ से जुड़ा हुआ आता है कि वो इस पेंडेमिक को कैसे बीट करेंगे। ठीक है, अब ये जो पेंडेमिक को बीट करने की हम बात करते हैं तो ये किसके हाथ में है? साइंस के हाथ में, क्योंकि इसके लिए वैक्सीन बनाना पड़ेगा, और जब वैक्सीन बन के आएगा तभी इस कोरोना को रोका जा सकता है। अब इस बीच में सरकार के पास क्या उपाय और हैं? तो हम इकोनॉमी को एक तरफ मैनेज कर रहे हैं, एक तरफ लोगों की जो क्राइसिस है, जो हेल्थ है, जो ह्यूमन कैपिटल हम उसको मैनेज कर रहे हैं। तो इन दोनों को कैसे मैनेज करेंगे, ये गवर्नमेंट के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आपको लग रहा होगा कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में था वो इससे कहीं कम था, उसकी जो चैलेंजेस थे वो इससे कहीं कम थे जो आज के समय में चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। नाउ 2008 की जब हम बात करते हैं, दैट गवर्नमेंट आर कमिंग आउट विद द फिजिकल स्टिमुलस पैकेज, सेंट्रल बैंक विद द मॉनेटरी स्टिमुलस पैकेज। तो 2008 के समय में क्या हुआ, गवर्नमेंट अपने पैकेजेस को लेकर के आती है, सेंट्रल बैंक अपने पैकेजेस को लेकर के आती है, लेकिन इस समय में ऐसा कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है कि दोनों लेकर के आ जाए और इससे सॉल्यूशन आपका निकल करके आ जाएगा। इस समय में जितने भी ऑपरेशन हैं उनको होल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रॉब्लम इकोनॉमी के साथ नहीं बल्कि ह्यूमन के साथ है, उनकी हेल्थ के साथ है। दूसरा डिफरेंस ये कहाँ पर बताते हैं कि कैसे GFC और CFC डिफरेंट है। जब हम ओरिजिनेशन की बात करते हैं तो ओरिजिनेशन GFC का होता है US से, और CFC का होता है चाइना से। ठीक है, US में क्राइसिस होती है उससे पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होता है, यहाँ पर भी सेम चाइना से इसकी शुरुआत होती है, ओरिजिनेट होता है, और पूरा वर्ल्ड इसकी चपेट में आ जाता है। अब इसमें इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है वो देखते हैं। जब GFC स्टार्ट होता है US से तो उसने धीरे धीरे हर जगह पर अपना अफेक्ट डालना शुरू कर दिया था। ठीक है, और जिस तरीके से US अफेक्ट होता चला गया तो उससे जुड़ी हुई जितनी भी इकोनॉमीज़ थी वो भी अफेक्ट होती चली गई। अब वहाँ पर जब US को सेफ किया जा सकता था तो उसके बाद जो अदर इकोनॉमीज़ हैं वो भी ऑटोमेटिकली सेफ होती चली गई। लेकिन एक और एंगल था वहाँ पर कि उसकी वजह से सारी इकोनॉमीज़ अफेक्ट नहीं हुई थी। फॉर एग्जाम्पल इंडिया 2008 में उतना अफेक्टेड नहीं था जितना कि आज है। तो पूरा सिचुएशन डिफरेंट है ना। आज की जो सिचुएशन है उसमें हालत ये है
कि पूरे विश्व की हर एक इकोनॉमी में अगर कहीं पर भी ये वायरस है तो उससे दूसरी जो इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिकली वल्नरेबल हो जाएगी। तो जब तक हम हर किसी को सेफ नहीं करेंगे तब तक कोई एक कंट्री सेफ नहीं हो सकती है। तो ये दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तब का जो सिचुएशन था वो इकोनॉमी बेस्ड था, हर जगह पर वो नहीं पहुंचा था। कोई कोई ऐसी इकोनॉमीज थी जो अपने आप को बचाने में कामयाब रही थी, लेकिन इस समय वो स्थिति नहीं है। इस समय में ये है कि आप जब तक पूरे वर्ल्ड को ठीक करने के बारे में नहीं सोचेंगे, सेफ करने के बारे में नहीं सोचेंगे, जब हर एक कंट्री एक एक कंट्री जब तक ठीक नहीं होगा तब तक किसी भी एक कंट्री को सेफ नहीं माना जा सकता है। तीसरा डिफरेंस ये किस एंगल से बताते हैं, दैट द पॉलिसी इंटरवेंशंस इंटरेक्ट विद वन अनदर। अब यहाँ पे हम तीसरे इसकी बात करते हैं डिफरेंसेस की, कि वो कैसा था। तब की अगर हम बात करते हैं जीएफसीज की, तो उस समय में आरबीआई के पास ऑप्शंस थे कि आरबीआई रेट कट कर सकती थी, मार्केट में पैसे के फ्लो को बढ़ा सकती थी, और अलग अलग एंगल से, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले डिफरेंस में देखा था कि जो ट्रस्ट है उसको डेवलप करके पैसे को और इनफ्लो बढ़ा करके चीज़ों को ठीक किया जा सकता था। इन कॉन्ट्रास्ट जब हम अभी चैलेंजेस को मैनेज करने की बात करते हैं कोरोना फाइनेंशियल क्राइसिस में, तो क्या स्थिति है, तो जैसा आपको पता है कि यहाँ पर लाइव्स को सेव करने की बात है कि लोगों को कैसे बचाया जाए। जब हम लोगों को बचाएंगे तब हम उनके लाइवलीहुड को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट के सामने जो डायलेमा है वो बहुत बड़ा है। अगर वो लोगों को बचाने की बात करते हैं तो लाइवलीहुड खतरे में जाता है, अगर वो लाइवलीहुड की तरफ ध्यान देते हैं तो लोगों की जान, लाइव्स जो हैं वो खतरे में जाते हैं। तो ये जो डायलेमा है इसको कैसे मैनेज किया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसको इस पर गवर्नमेंट लगी हुई है। फोर्थ डिफरेंस ये बताते हैं कि यहाँ पर जो फोर्थ डिफरेंस है वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है, दैट इट वाज कॉल्ड ग्लोबल डिड नॉट अफेक्ट ऑल कंट्रीज इक्वली। भले इसको ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस कहा गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज और इकोनॉमीज जो थी वो अफेक्ट हुई थी 2008 में, लेकिन सारी कंट्रीज अफेक्ट नहीं हुई थी। ऑन द अदर हैंड अभी की जो सिचुएशन है वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। तब 2008 में चाइना एक बफर की तरह काम कर रहा था। चाइना ने काफ़ी वहाँ पर हेल्प किया था उस टाइम पे सिचुएशन को रिवाइव करने में। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें चाइना हो या कोई भी बड़ी इकोनॉमी हो, सिंगल लार्ज इकोनॉमी, वो सभी अफेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस। तो ये चार बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं जो इन्होंने बताया, और अंत में कंक्लूजन ये बहुत अच्छा देते हैं। इन्होंने दो कंक्लूजन को यहाँ पर टारगेट किया है। पहला तो इनका ये कहना है कि इससे हमें क्या पता चला, जब हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ देखते हैं तो वहाँ से एक सीख मिली, वो ये कि जब बहुत लालच आ जाता है किसी के मन में तो वो अच्छा नहीं होता, वो बाद में चीज़ों को ख़त्म कर देता है। वो ग्रीड बिल्कुल अच्छा नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए, चाहे इकोनॉमी ही क्यों ना हो। सीएफसी के टर्म में हमें क्या पता चलता है कि जब नेचर का फोर्स आपकी तरफ आता है, जब नेचर का वार आता है तो उसको रोक पाना हमारे वश की बात नहीं होती है, और कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजीज भी तब काम नहीं कर पाता। तो ये दो सीख यहाँ से हमें मिलती है, और इसको आगे इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए हर इकोनॉमी को कि ऐसी सिचुएशन आगे कभी आती है तो उसको कैसे डील किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। डिस्कशन कैसा लगा ज़रूर बताइए, आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और इतने सारे लोग देखते हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ पसंद आती है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें वीडियोस को। दैट डेफिनेटली मोटिवेट अस, और वो हमें आगे और एनर्जी से काम करने के लिए प्रेरित करता है। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टारिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए।